गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गौरव कुमार गुप्ता श्री अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था परमाणु की खोज किसने की थी, परमाणु के कौन कौन से मूलभूत कण होते हैं, उन मूलभूत कणों पे क्या आवेश होता है, उनका द्रव्यमान क्या होता है और हमने पढ़ा था कि उनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे उन मूलभूत कणों की खोज। कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था खोज के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में। आज हम तीनों मूलभूत कणों की खोज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे खोज हुई थी, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, कैसे इनका नामांकन हुआ, किसने नामांकन किया। अब देखिए हम शुरू में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज से। जो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे वो थे जे थॉमसन, और जो इलेक्ट्रॉन का नामांकन किया था वो किसने किया था, स्टोनी ने किया था। ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया था वो किसने दिया था, स्टोनी ने। अब सर आप पूछोगे कि सर ये ऐसे कैसे होता है, तो अभी देखो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब बताता हूँ इस एक्सपेरिमेंट में। अब जो ये खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की वो किसके द्वारा हुई थी, कैथोड किरणों के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी, कैथोड किरणों के द्वारा। अब सर ये कैथोड किरणें क्या होती हैं, तो एक वैज्ञानिक हुए थे सर विलियम क्रुक्स। सर विलियम क्रुक्स ने सबसे पहले कैथोड किरणों की खोज की थी कि प्रकृति में कैथोड किरणें भी पाई जाती हैं। अब जब उसने कैथोड किरणों की खोज की तो जे थॉमसन ने उनकी सहायता से एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उसने कि एक कांच की नलिका ली। एक कांच की नलिका में क्या लिया उसने, दो धातु के प्लेट लगा दी, और उन दो धातु की प्लेटों को क्या कहा जाता है, धातु इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब उन दोनों धातु की प्लेटों को मैंने उच्च वोल्टता वाले स्रोत से क्या कर दिया, जोड़ दिया। उच्च वोल्टता वाला स्रोत मतलब इसमें लगभग होंगे कितने, 10,000 वोल्टेज। कितने, लगभग 10,000 वोल्टेज उच्च वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया। जैसे ही हमने इसको उच्च वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ा तो इसकी धन प्लेट उच्च वोल्टता वाली बैटरी की धन प्लेट से जोड़ दी और इसकी ऋण प्लेट इसके ऋण सिरे से जोड़ दी। जैसे ही हमने इसको जोड़ा तो इसमें करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो यहाँ से कैथोड जो इलेक्ट्रोड था, धातु इलेक्ट्रोड था, यहाँ से किरणें निकलती हैं। यहाँ से किरणें निकल रही हैं तो ये किरणें कैसी होती हैं, इनविजिबल होती हैं, अदृश्य किरणें होती हैं। अदृश्य किरणें होती हैं तो यहाँ से ये किरणें निकलती हैं और ये किससे टकराती हैं, एनोड से। लेकिन सर हमें पता कैसे चला कि ये सच में किरणें निकल रही हैं, तो क्या किया जे थॉमसन ने कि कैथोड के जस्ट सामने वाली धातु प्लेट में क्या कर दिए थे, छिद्र कर दिए थे। छिद्र करने पर जो ये किरणें थी, किरणें कहाँ से, इन छिद्रों में से होकर कैथोड नलिका के सिरे पर क्या होती हैं, टकराती हैं। और जे थॉमसन ने कैथोड नलिका के सिरे पर यहाँ पर क्या, कौन सा पर्दा लगा दिया था, ZNS पर्दा। ZNS पर्दा काम क्या करता है कि यदि इस पर कोई भी किरण, कोई भी विद्युत चुम्बकीय किरण यदि इस पर पड़ती है तो ये क्या उत्पन्न करता है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। जब ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है तो यहाँ से किरणें निकली, यहाँ पर छिद्र हैं, छिद्रों से निकल के ये ZNS पर्दे से टकराती हैं। जैसी ZNS पर्दे से टकराती हैं तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होती है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। तो उसने बताया कि ये यहाँ से कोई नेगेटिव प्लेट से कोई किरणें निकल रही हैं जो पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या कर रही हैं, गमन कर रही हैं। और इस पूरी नलिका को उसने क्या नाम दिया था, कैथोड किरण नलिका। इस पूरी नलिका को क्या नाम दिया था, कैथोड किरण नलिका। ये समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ से उसने इन कैथोड किरणों के बारे में तो बता दिया कि यहाँ से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। अब उसने इन कैथोड किरणों के गुणों के बारे में बताया कि ये कैथोड किरणें होती कैसी हैं। तो उसने बताया कि ये जो कैथोड किरणें हैं सीधी रेखा में गमन करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट चलती हैं, इधर उधर नहीं जाती, कोई भी टेढ़ी बेढ़ी गति नहीं करती, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा, ये यांत्रिक प्रभाव दर्शाती हैं। यांत्रिक प्रभाव का मतलब क्या है? यहाँ पर यांत्रिक प्रभाव का मतलब है कि यदि इनके मार्ग में हम कोई पहिया रख दें तो वो पहिया क्या लगता है? घूमने लगता है। अब जो पहिया घूमने लगता है तो जे थॉमसन ने बताया कि ये पहिया छोटे छोटे कणों के कारण घूमता है, और उन छोटे छोटे कणों को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? ऋणावेशित कण। रीजन क्या था उसका ऋणावेशित कण का? जब उसने कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र में रखा तो आपको पता है जब हम किसी भी विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं तो उसमें एक होता है धन सिरा और एक होता है ऋण सिरा। तो यदि जो नेगेटिव वाली चीज़ होगी वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी और जो पॉजिटिव वाली चीज़ होगी वो नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर सेम, जब उसने कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र में रखा तो वो धन प्लेट की ओर गमन करती हैं। जब ये धन प्लेट की ओर गमन करती हैं तो जे थॉमसन ने बताया कि यहाँ पर जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणावेशित कण होते हैं। अभी जे थॉमसन ने ये नहीं बोला है कि इनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मैंने बोला है कि जे थॉमसन ने क्या बताया सिर्फ कि ये कैसे कण होते हैं? ऋणावेशित कण होते हैं। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि इनमें आयनन क्षमता पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये किसी उदासीन परमाणु से टकराकर या किसी उदासीन परमाणु से जुड़कर ये उस उदासीन परमाणु को आयनित कर सकते हैं। तो जैसे आपको बताता हूँ, आपने Cl पढ़ा होगा, क्लोरीन। क्लोरीन से यदि ये इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है? Cl माइनस, मतलब उदासीन परमाणु कैसा हो गया? आयनित हो गया। यही तो बोल रहा है वो कि ये क्या रखते हैं? आयनन क्षमता रखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें किसने बता दी? जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने सिर्फ इतना बताया कि जो कैथोड किरणें हैं उसमें ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, लेकिन स्टोनी आए और स्टोनी ने क्या कहा कि इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। नामांकन किसने किया था? स्टोनी ने। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हम प्रोटॉन की खोज पर। ये आपकी इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है। ध्यान रखना, खोजकर्ता जे थॉमसन, नामांकन स्टोनी। किसके द्वारा खोज की थी? कैथोड किरणों के द्वारा। ये आपको पूरा एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। इस नलिका को क्या बोलते हैं? कैथोड किरण नलिका बोलते हैं। और ध्यान रखना, कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? सर विलियम क्रुक्स ने। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रोटॉन की खोज, अब गोल्डस्टीन के दिमाग में आया। इसके खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन के दिमाग में आया कि जब ये किरणें नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं तो कुछ किरणें ऐसी भी तो होंगी जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव पोल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि दोनों विपरीत आवेश हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो गोल्डस्टीन ने क्या प्रयोग किया? गोल्डस्टीन ने, अब पहले हमने जो जे थॉमसन ने तो एनोड में छिद्र कर दिए थे, लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या किया? यहाँ पर उसने कैथोड में छिद्र कर दिए। जैसे ही कैथोड में छिद्र करे तो यहाँ से उसने पता करा वो सेम ही नलिका ली है। क्या लिया उसने? वही कैथोड रे ट्यूब ली है। कैथोड रे ट्यूब में जे थॉमसन ने तो एनोड में छिद्र किए थे, लेकिन इसने किस में छिद्र कर दिए थे? कैथोड में। जैसे ही इस नलिका को उच्च वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ा तो आपको पता है कि दोनों तरफ से क्या जाती हैं? किरणें जाती हैं। अब यहाँ से किरणें जाएंगी, वो तो इस धन प्लेट से टकराकर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कोई भी किरणें जा रही हैं, लेकिन जब एनोड से किरणें निकलेंगी, एनोड से जो एनोड किरणें निकलेंगी वो कैथोड के छिद्रों से निकलकर
कैथोड के पीछे लगे हुए ZnS पर्दे से टकराती हैं और वहाँ पर क्या उत्पन्न करती हैं, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं। जब प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं तो गोल्डस्टीन ने बताया कि एनोड प्लेट से या धन प्लेट से भी कुछ किरणें निकलती हैं और उन किरणों का नाम क्या दिया था उसने, एनोड किरणें। तो कोई आपसे पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, एनोड किरणों के द्वारा की गई थी। अब इस उपकरण में क्या किया है, वही उसने कैथोड रे ट्यूब ली है। कैथोड रे ट्यूब में दो धातु इलेक्ट्रोड लिए हैं। दो धातु इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और इस नलिका में निम्न दाब पर क्या भर दी, गैस भर दी। और निम्न दाब कितना है, बहुत कम दाब, 0.01 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg ध्यान रखना, ये दाब का मात्रक होता है। ये यहाँ पर क्या लगे होते हैं, निर्वात लगा होता है। ये पूरी नलिका किस माध्यम में काम, कोई भी माध्यम में काम नहीं करती, निर्वात में काम करती है। अब हमने अब पता किया कि एनोड से या पॉजिटिव प्लेट से कुछ किरणें निकल रही हैं और वो कैथोड की तरफ आ रही हैं। तो उसने इन किरणों के गुणों को बताया कि ये किरणों के गुण कैसे होते हैं। उसने बताया कि एनोड किरणें भी सीधी रेखा में क्या होती हैं, गमन करती हैं। दूसरा, एनोड किरणें भी यांत्रिक प्रभाव दर्शाती हैं। यांत्रिक प्रभाव का मतलब क्या है कि यदि एनोड किरणों के बीच में यदि हम कोई छोटा पहिया रख दें तो वो भी क्या करने लगता है, घूमने लगता है। ये इसका क्या है, यांत्रिक प्रभाव। तो गोल्डस्टीन ने बताया कि ये इस प्रकार पहिए का घूमना एनोड किरणों में छोटे छोटे कणों के पाए जाने के कारण होता है। अब एनोड किरणें में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, तो उसने क्या किया, वही कि उन एनोड किरणों को विद्युत क्षेत्र में रख दिया। जैसे उसने विद्युत क्षेत्र में रखा तो वो एनोड किरणें ऋण प्लेट की ओर गमन करती हैं। अतः मैंने बोला था यदि हम विद्युत क्षेत्र में किसी भी चीज़ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, यदि वो ऋण प्लेट की ओर गमन करती हैं तो वो कैसी होंगी, पॉजिटिव। तो जब ये ऋण प्लेट की ओर गमन करती हैं तो एनोड किरणों का गुण कैसा होता है, पॉजिटिव नेचर। और पॉजिटिव नेचर होता है तो यहाँ पर जो कण पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव कण होंगे। जब ये पॉजिटिव कण होंगे तो इन पॉजिटिव कणों का नाम गोल्डस्टीन ने क्या रख दिया था, प्रोटॉन रख दिया था। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट वही सेम गुण, आयनन क्षमता। मतलब ये किसी भी उदासीन परमाणु से टकराकर उसको क्या कर सकते हैं, आयनित कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम सब कुछ गुण, सब कुछ सेम है, सिर्फ फर्क इतना है ये विद्युत क्षेत्र में रखने पर ऋण प्लेट की ओर गमन करते हैं, ये विद्युत क्षेत्र में रखने पर धन प्लेट की ओर गमन करते हैं। इसलिए ये तो होते हैं नेगेटिव और ये होते हैं पॉजिटिव। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका न्यूट्रॉन की। जो न्यूट्रॉन की खोज थी वो किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। कौन साइंटिस्ट थे, जेम्स चैडविक ने। तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज कैसे की थी, इन्होंने बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करके, बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करके न्यूट्रॉन की खोज की थी। किस नाभिक पर, बेरिलियम नाभिक, बेरिलियम नाभिक। बेरिलियम को किससे शो करते हैं, Be से। बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार करके न्यूट्रॉन की खोज की। सर ऐसे कैसे की, तो देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 4, परमाणु भार क्या होता है, 9।
अल्फा कण का मतलब होता है 2He4। जब बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार की, मतलब बेरिलियम नाभिक की अभिक्रिया अल्फा कणों से कराई, तो यहाँ पर उसको क्या मिले थे, क्या मिले थे, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये होते हैं। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आपको क्या मिले, न्यूट्रॉन्स मिले हैं, न्यूट्रॉन। और यहाँ पर आपको कार्बन, जब बेरिलियम नाभिक पर अल्फा कणों की बौछार कराई तो वहाँ पर उसको न्यूट्रॉन मिले और न्यूट्रॉन के साथ कार्बन परमाणु भी प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार किसकी खोज हुई थी, न्यूट्रॉन की। ये क्या है आपके, अल्फा कण, ध्यान रखना। ये इस प्रकार किसकी खोज हुई है, आपकी न्यूट्रॉन की खोज हुई है। अब हम पढ़ते हैं परमाणु। परमाणु को दर्शाते कैसे हैं, परमाणु को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। परमाणु का प्रदर्शन। अब देखिए, किसी भी तत्व का परमाणु होगा, चाहे वो किसी भी तत्व का परमाणु हो, उसे किस प्रकार दर्शाओगे। सपोज वो आपका तत्व है X, तो उसे किस प्रकार दर्शाते हैं, ZXA। किस प्रकार दर्शाते हैं, ZXA। या कैसे दर्शाते हैं, ZXA। इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से परमाणु को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। और यहाँ पर A क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। A क्या है आपकी, द्रव्यमान संख्या। A को कैसे निकालते हैं, आपने सुना होगा कि परमाणु का संपूर्ण भार उसके केंद्र में केंद्रित होता है। परमाणु का संपूर्ण भाग उसके केंद्र में केंद्रित होता है, मतलब परमाणु का संपूर्ण भाग उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाता है, परमाणु का द्रव्यमान संख्या। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि आपसे मैं आपको कोई दे दे कि ये सपोज कोई परमाणु है 2He4, जब हमने अभी अल्फा कण लिया था 2He4 है, तो यहाँ पर आपसे यदि कोई पूछे कि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो वो क्या होगा, 2। He की द्रव्यमान संख्या क्या है, 4। और यदि आपसे पूछे कि इसमें न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप कैसे बताओगे। उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट और है कि परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या होता है, प्रोटॉन्स की संख्या होती है। Z बराबर क्या होती है, प्रोटॉन्स की संख्या। जिस परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन्स पाए जाएंगे। तो Z बराबर P+। अब यहाँ पर देखो 2He4, अब हमको इसके लिए इन सारी वैल्यूज़ के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले Z का मान निकालेंगे, तो Z बराबर यहाँ से क्या आ गया, 2, क्योंकि ये क्या है आपका Z। A बराबर 4, द्रव्यमान संख्या क्या आ गई, 4। प्रोटॉन की संख्या का मान निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 2, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है A बराबर क्या होते हैं, P+N। तो N बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, A -
P+, तो A का मान कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पर P का मान कितना है 2, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आ गई 2। आ गया ये चीज़ समझ में। अब आपको कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आपको घर से सॉल्व करने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आप इनको। एटीन आर्गन 40, इसको क्या बोलते हैं आर्गन गैस। 7 नाइट्रोजन 14। इन दो क्वेश्चनों को आप क्या करोगे सॉल्व करोगे और बताओगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इनको सॉल्व करा दूंगा। आप पे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही, लेकिन ट्राई ज़रूर करना। ऐसा मत सोचना कि सर करा देंगे तो हम ट्राई क्यों करें, तो आपको भी ट्राई करने हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि परमाणु का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, उसमें परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, उसमें द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ परमाणुीय स्पीसीज़, विभिन्न परमाणुीय स्पीसीज़ या कुछ परमाणुीय स्पीसीज़ जो किसके आधार पर बोली जाती हैं, या तो द्रव्यमान संख्या के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर, इन सभी के योग व अंतर के आधार पर। तो हम क्या देखेंगे अब कुछ परमाणुीय स्पीसीज़। पहली स्पीसीज है आपकी समस्थानिक। पहली स्पीसीज क्या है आपकी समस्थानिक। आपको नाम से पता चल रहा है समस्थानिक मतलब एक ही स्थान। जब हम आपने देखा होगा आवर्त सारणी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी, तो एक ही स्थान पर क्या आ सकते हैं एक ही परमाणु क्रमांक। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु। क्या बोला है मैंने, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। क्या बोला है मैंने, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं समान, लेकिन परमाणु भार जो होते हैं वो क्या होते हैं भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल हम सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन में सबसे पहले आता है 1H1। आपको पता है ये क्या है, जेड है। जेड क्या है, परमाणु क्रमांक 1 है। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या है 1। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार एक ही बात होती है। दूसरा 1H2, तीसरा 1H3। अब देखो इसको और किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से। देखो जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों लगभग समान हैं तो इसका नाम होता है प्रोटियम। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन के इस समस्थानिक का प्रोटियम, या इसको सिंपल क्या कहते हैं हाइड्रोजन बोलते हैं। जब अब आप देखो यहाँ पर परमाणु क्रमांक समान है तीनों का, 1 1 1, लेकिन परमाणु भार यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये एक दूसरे के क्या हैं समस्थानिक। ये क्या है समस्थानिक।
जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हो और परमाणु भार क्या हो 2, तो इसे बोला जाता है ड्यूटेरियम। इसे क्या बोला जाता है? ड्यूटेरियम। जब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 हो, परमाणु भार हो 3, तो इसे बोला जाता है ट्राइट्रियम। इसे क्या बोला जाता है? ट्राइट्रियम। ध्यान रखना, समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। लाइन क्या लिखोगे स्टार डाल के? इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान। ये समझ में आ गया। तो पहले ही हमारी परमाणु स्पीशीज क्या थी? समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया था? हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन में कौन कौन से समस्थानिक पाए जाते हैं? प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। तो जब परमाणु क्रमांक 1 हो और द्रव्यमान संख्या 1 हो तो प्रोटियम, जब परमाणु क्रमांक 1 हो द्रव्यमान संख्या 2 हो तो ड्यूटेरियम। इसे डी से भी प्रदर्शित करते हैं। जब परमाणु क्रमांक 1 हो और परमाणु भार कितना हो 3, तो इसे टी से प्रदर्शित करते हैं और नाम क्या है? टाइट्रियम। सेम क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसका परमाणु भार कितना होता है? 35.5। और दूसरे समस्थानिक का परमाणु भार कितना होता है? 37.5। तो ये एक दूसरे के क्या हैं? समस्थानिक। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? समस्थानिक। ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार क्या हैं? भिन्न भिन्न। ये देखो, ये दोनों अलग हैं जबकि ये दोनों क्या हैं? परमाणु क्रमांक समान, तो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। अब इससे आगे परमाणु स्पीशीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए ऑनलाइन क्लासेस।